हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हम इनकम टैक्स के पहली क्लास में हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इसके बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, सर्कुलर के बारे में, साथ में इनका अपील किस तरीके से करते हैं, साथ में रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से करते हैं। ये सारा हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमारा पहला क्लास है, इसमें हम इनकम टैक्स के डिटेल के बारे में हम ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता क्या है? एक्चुअली टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है। ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है टैक्स पेयर के ऊपर। किस लिए? ताकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर जो करते हैं उनके लिए फंड जुगाड़ कर पाए। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट फंडिंग के लिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स का इंपोज करते हैं और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज टैक्स, तो आप क्या बोलेंगे? It's a compulsory financial charge on taxpayer by government in order to fund government expanding और पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो हर एक टैक्स पेयर के ऊपर चार्ज किया जाता है, चाहे वो इनकम के ऊपर हो, चाहे वो वेल्थ के ऊपर हो, या चाहे वो अदर सेल परचेज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के ऊपर हो, या फिर अदर किसी चीज के ऊपर। जब भी गवर्नमेंट कोई फ्री फाइनेंशियल चार्ज करते हैं किसी पर्सन के ऊपर, वो क्या नाम से चार्ज करते हैं? टैक्स के नाम से। और ये गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसका गवर्नमेंट का वो फंड जो गवर्नमेंट आपके ऊपर इसी को कई गुना करके एक्सपेंड करने का काम करता है। आज आपने देखे ये सारे इतने अच्छे रोड का बंदोबस्त है, ये सिवरेज का बंदोबस्त बताइए, लाइट्स का बंदोबस्त बताइए, हॉस्पिटल का बंदोबस्त बताइए, स्कूल कॉलेज का फीस के बारे में बताइए। ये सारा गवर्नमेंट जो आपके ऊपर खर्चा करते हैं, इसको ये गवर्नमेंट कहां से मिलेगा? इसका पैसा गवर्नमेंट कोई ये तो है नहीं जो गवर्नमेंट में है, सरकार में है, वो अपने जेब से ये पैसा दे, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं ना। तो इसके लिए कैसे किया जाएगा? इसी के लिए गवर्नमेंट आपके इनकम के ऊपर या फिर आपका वेल्थ के ऊपर या फिर अदर किसी चीज के ऊपर एक छोटा सा परसेंटेज टैक्स बोल के चार्ज करके अपना फंड, सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। फिर उस सोर्स ऑफ इनकम में से ये सारे एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट आपके ऊपर ही आपकी सुविधा के लिए ये खर्चा आपको ऊपर किया जाता है। तो सीधी सी बात, गवर्नमेंट का जो इनकम सोर्स है उसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? वो आपका टैक्स है। ये टैक्स मेनली दो टाइप का होता है। एक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या सीधा सीधा हमसे ले लिया जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हमसे घुमा के ले लिया जाएगा। मतलब क्या है? एक चक्कर खा के फिर टैक्स लेना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं। एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो आप ही पेमेंट कर रहे हो और उसका बर्डन भी आप ही बियर कर रहे हो। जो टैक्स आप पेमेंट करते हैं और बर्डन भी आप ही बियर करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपका इनकम टैक्स, जैसे कि आपका वेल्थ टैक्स। आपका इनकम, आपका संपत्ति, उसके ऊपर आप ही टैक्स दे रहे हैं और बर्डन भी आप ही को बियर करना पड़ रहा है। जब टैक्स भी मैं ही पेमेंट कर रहा हूं और उसका भार भी मैं ही बह रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। दूसरी जगह पर जो टैक्स का पेमेंट करेगा, अगर वो उसका बर्डन ना बहे के किसी और के ऊपर छोड़ देता है, तो मतलब पेमेंट तो मैं कर रहा हूं बट इसका कर भार जो है वो कर भार मैं किसी और पर्सन के ऊपर छोड़ देता हूं जो अल्टीमेटली उस सुविधा को कंज्यूम करेगा या उस सामान को कंज्यूम करेगा, वो अल्टीमेटली उसका बर्डन बियर करेगा। ऐसा अगर है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है वो उसका बर्डन झेल रहा है,
इनडायरेक्ट के केस में क्या हो गया, जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है वो उसका बर्डन झेल नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब तुम बोलोगे सर क्या जरूरत है, जब आप डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स की क्या जरूरत है। आपको अच्छे से पता है, आपसे अगर टैक्स डायरेक्टली मांग के लिया जाता है तो आपके ऊपर भी बोझ रहता है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट मेरे ही इनकम से मेरे ही टैक्स बोल के काट लेते हैं, मैंने मेहनत किया और टैक्स गवर्नमेंट को मैं दे रहा हूं, तो ऐसा होने की वजह से बहुत सारे लोगों में असंतोष को फैल जाएगा है। और दूसरी बात यह है, सभी वर्ग के लोगों से ये टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं, तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्ट पंथा अपनाया कि भाई आप अगर बच्चे भी हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आपका आज जन्म हुआ हो, चाहे आप सुबह से उठ के से लेकर शाम को जितना सोने जाने तक जितना भी आप सुविधा भोग रहे हो, उसके ऊपर भी आपको अगर इनडायरेक्टली कुछ पैसा पेमेंट करना पड़े जिसका आपको पता ही नहीं है बट आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट का इनकम भी सही से लागू रहेगा, यानी इनकम भी चलते रहेगा और आपको टैक्स देने में भी जोर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स का इंपोज किया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली एक टाइप का इनडायरेक्टली कलेक्ट किया गया टैक्स है। कैसे? एक छोटा सा बच्चा जो आज एक लॉलीपॉप परचेज करके खा रहा है या चॉकलेट परचेज करके खा रहा है, आप अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें, उनसे डायरेक्ट टैक्स आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बट वही पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो लॉलीपॉप खाते खाते या चॉकलेट खाते खाते वो अपना टैक्स भी गवर्नमेंट को दे रहा है। ये सब छोड़ दीजिए, आप सुबह से लेके रात को सोने जाने तक जितना भी सुविधा उपयोग करते हैं उन सबके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, वो सब आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स है इसीलिए वो आपको पता भी नहीं चलता और आप टैक्स पेमेंट करके आते हैं। कोई भी सर्विस आप जब भी लेते हैं, कोई भी पर्सन, कोई भी आइटम आप जब परचेज करते हैं, उसके ऊपर एक टाइप का टैक्स आप पेमेंट करके आते हैं। अगर गुड्स का आप परचेज कर रहे हैं या गुड्स आप खरीद रहे हैं, अगर आप सर्विस खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर एट प्रेजेंट आप जीएसटी देके आ रहे हैं। जो आप जीएसटी देके आ रहे हैं, जो आप एक्साइज ड्यूटी देके आ रहे हैं, ये सारा क्या है, या फिर आप वैट देके आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। इस टैक्स को आप पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने ये टैक्स पेमेंट किया है। जब आप सामान खरीदते हैं, सामान का रेट वगैरह सामान स्टोर पे लिखा होता है, आप उसके हिसाब सामान को परचेज करके लाते हैं, बट जब बिल देखते हैं तब आपको दिखता है कि उस सामान का एक छोटा सा अमाउंट टैक्स के रूप में भी आपने पेमेंट करके आए, तो वो था आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और उसका भुगतान उसी को करना पड़ता है जो अल्टीमेट उसको कंज्यूम करता है। तो दो तरीके का हमारे पास टैक्स हमने देखे, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या बोला? मैंने बोला पेयर ऑफ द टैक्स also bear the burden of the tax. Burden of the tax is known as डायरेक्ट टैक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने? पेयर ऑफ द टैक्स, जो टैक्स का पेमेंट करता है वही उसका भार जो होता है, बर्डन जो होता है, वही अगर बियर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब हमारा डायरेक्ट टैक्स है। वही जगह पर इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या बोला? मैंने बोला पेयर ऑफ द टैक्स should not bear the burden of the tax। जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है वो उसका बर्डन नहीं ले रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है? पेयर ऑफ द टैक्स should not bear the burden of the tax is known as indirect टैक्स। क्या बोल के जानते हैं हम इसको? इनडायरेक्ट टैक्स बोल के जानते हैं। जैसे कि अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक टाइम देना पड़ता था एक्साइज। एक टाइम भी बोल रहा हूं क्योंकि अब इसका चेंज हो चुका है, कुछ जगह पर चेंज है बट आपका पेट्रोल प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए कोई चेंजेस नहीं है, आज भी सेम ही है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने का काम करते हैं विद इन द स्टेट, तो आपको देना पड़ता है सेल्स टैक्स या वैट।
आज ये भी चेंज हो चुका है। वही जगह पर अगर आप अदर स्टेट पे सेल करते हैं तो आपको देना पड़ता था पहले सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर आप सर्विस का सेल परचेज करते हैं तो आपको देना पड़ता है सर्विस टैक्स। ये सबको हटा के अब एक नया और टैक्स एप्लीकेबल हुआ है इन सबकी जगह पर, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, सर पेट्रो प्रोडक्ट्स छोड़ के, है ना। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो है ये क्या है, ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे इनडायरेक्ट टैक्स? सपोज कीजिए मैंने एक सामान परचेज करके ले आया 100 रुपए का, 100 रुपए का सामान परचेज करते टाइम उसके ऊपर मैंने टैक्स लेके आया 10 रुपए, यानी 100 रुपए के अंदर 90 रुपए का सामान था और 10 रुपए का टैक्स था। मैंने पेमेंट करके आया, पेमेंट करा किसको? मैंने जिससे मैंने परचेज किया था, यानी सेलर को। सेलर ने उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कर दिया। बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो देखो क्या वो 10 रुपए का टैक्स सेलर बियर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने खरीदा था, मैं उसका सुविधा उपयोग कर रहा हूं, जो उसका सुविधा उपयोग कर रहा है अल्टीमेटली उस टैक्स को उसी को बियर करना पड़ रहा है, यानी अल्टीमेटली उसी के जेब से वो टैक्स का पैसा जा रहा है। मतलब पेमेंट तो कर रहा है सेलर, मतलब जो सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर ऑफ सर्विस है वो टैक्स का पेमेंट तो करते हैं, बट अल्टीमेटली इसका बियर बर्डन जो है वो बियर करता है कौन? वो है कंज्यूमर। इसीलिए ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये था आपका टैक्स का दो टाइप मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो पेमेंट कर रहा है अगर वही उसका बर्डन रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। जो पेमेंट कर रहा है वो उसका बर्डन नहीं रह के किसी और के ऊपर छोड़ देता है, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर को जिसको बियर करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। हमारा सप्लाई के ऊपर, सप्लाई ऑफ गुड्स से सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स अभी जीएसटी हम देते हैं या वैट हम देते हैं या फिर एक्साइज हम देते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल करने के लिए पहले होता था सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसकी जगह पर हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ पहले ये बोला जाता था सीबीईसी, अब बोला जाता है सीबीआई। सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अब इसकी जगह पर इसको बोला जाता है सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो आता है किसके अंदर? वो आता है फाइनेंस ऑफ इंडिया के अंदर, फाइनेंस ऑफ इंडिया। ओके, तो आपने देख लिए कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो हैंडल किया था एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसका हैंडल किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। ये दोनों आता है एक मिनिस्ट्री के अंदर जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। समझ में आ गया आपको? तो इनको हैंडल करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी टैक्स के बारे में कोई अगर डिसीजन लेना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सीबीआईटी को सपना आया या सीबीईसी को, सीबीडीटी को सपना आया और उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। एक प्रॉपर रूल प्रोसेस फॉलो करके इनका लागू किया जाता है। कोई जबरदस्ती से यहाँ पर कोई चीज लागू नहीं होता, सर्वसहमति से ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया कौन सा कंट्री है ना। इंडिया में यहाँ पर सबके सहमति से चला जाता है, किसी एक के ऊपर बेस करके यहाँ पर नहीं चलता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। चलिए, ये तो हम जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो हमने देख लिया क्या व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? मैंने बोला टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो इंपोज किया जाता है टैक्स पेयर के ऊपर। किसके ऊपर? टैक्स पेयर के ऊपर। किस लिए? ताकि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ रहे। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिंग करते हैं, या जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करते हैं, उस पब्लिक एक्सपेंडिचर का फंड जो है वो जमा करते हैं गवर्नमेंट। कहां से? टैक्स के द्वारा। किसके द्वारा? टैक्स के द्वारा। टैक्स को हिंदी में कर भी बोला जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, और ये आज का रूल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 2000 या 3000 बीसी में भी ये चार्ज होता था। ठीक है, तो उस टाइम से ये लागू होते आ रहे हैं। उस टाइम तो ये था जिस राजा के एरिया में आप बात करेंगे वो राजा आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको सुविधा देने के लिए इस टाइप का टैक्स या कर या लगाम उस टाइम कलेक्ट करते थे।
बाद में आज ये तो आप जानते ही है कि आपको किसी भी एरिया में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंटिनेंट में आप रहते हैं तो वहां पर जो आपको सुविधा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस सुविधा के लिए गवर्नमेंट आपसे जो चार्ज कर रहा है वही आपके लिए क्या हो जाता है, टैक्स रहता है। ये टैक्स मेनली दो टाइप का है, मैंने आपको बताया, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर टैक्स पेमेंट मैं कर रहा हूं और उसका बर्डन भी मैं ही बह रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, जैसे कि हमारा वेल्थ टैक्स। वही जगह पर जहां पर टैक्स का पेमेंट तो मैं कर रहा हूं बट उसका भार या बोझ अगर मैं नहीं बह रहा हूं, मेरी जगह कोई और बह रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोई और बहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये जो भी है वो सारे क्या है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का हैंडल किया था किसके द्वारा, सीबीडीटी के द्वारा। यानी डायरेक्ट टैक्स में कोई भी इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटेशन, रेगुलेशन, रूल्स लागू करना, सब कुछ इवन अपील तक लेके कोई आपका टैक्स इवेशन होता है, आपके ऊपर टैक्स का पेनल्टी चार्ज होता है, तो वो सब का काम कौन करता है, सीबीडीटी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर होता है तो उस एक्ट को रूल में बदलना, रूल को लागू करना, इंपोज करना, उसके लिए पर्टिकुलर प्रोविजंस लाना, ये सब करने का काम कौन करता है, ये सीबीडीटी करता है। ये फ्री हैंड नहीं है कि अपने मर्जी से कुछ भी चार्ज कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेम एज इट इज इंडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इंडायरेक्ट टैक्स पहले अगर किया था सीबीईसी के द्वारा, इसका नाम चेंज करके आप कर दिया गया सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों ही आता है किसके अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके द्वारा चालू होता है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा टैक्सेशन का सिस्टम जिसके द्वारा गवर्नमेंट का इनकम बना हुआ है, यानी सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ रहता है, और उसी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट का जो इनकम होता है उसी को ही गवर्नमेंट हमें कई गुना सुविधा के रूप में हमें उसको वापस कर देते हैं। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए। ओके, अगर आप लोगों ने इसको लिख लिए है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं तो आपको ये समझ में आ गया। तो इसमें से हम आज जो बात करेंगे वो किसको लेके बात करेंगे, हमारा डायरेक्ट टैक्स, जिसमें एक टैक्स जिसका नाम है इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स लेकर हम बात करने वाले। तो मेनली एक पर्सन का, यहां पर पर्सन का मतलब सिर्फ आप ये मत समझिए कि मिस्टर राम या मिस्टर श्याम, कोई भी टाइप का पर्सन हो सकता है। वो कैसे है वो हम बाद में बात करेंगे आपसे। कोई भी पर्सन का इनकम के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलेंगे इनकम टैक्स, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर वही इनकम टैक्स लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्लास इनकम टैक्स का ही है। बाकी इंडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इंडायरेक्ट टैक्स में अपने जीएसटी ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको याद है, शायद आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। तो हम जो बात करेंगे वो कौन सा, हमारा डायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट income tax is governed by Income Tax Act 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट हमारा लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, बट इसको जाना जाता है क्या नाम से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, 61 के नाम से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्ट जो पास हुआ था वो पास हुआ था 61 में। इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था 61 में, बट वो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 से। Came into force from 1st April 1962 to the whole of India। पूरा इंडिया में ये लागू हुआ था। हमें माना जाता है कब से, 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हुआ था। ये एक्ट को जाना जाता है क्या नाम से, इनकम टैक्स एक्ट के नाम से। इसी के द्वारा एक पर्सन का टैक्स का निर्धारण, यानी आयकर जो होता है, यानी इनकम टैक्स जो होता है उसका निर्धारण करना, कंप्यूटेशन करना, उसका चार्ज करना, उसका पेमेंट करना, उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना, उसका प्रोविजन, सारा कुछ इसी टैक्स के अंदर, इसी रूल में, इसी एक्ट में बता दिया गया है।
अगर कोई टैक्स पेमेंट में एविशन करता है या पेमेंट नहीं करता है, जानबूझ के टैक्स चोरी करता है, तो उनके लिए क्या पेनल्टी होगा, क्या प्रोविजंस होगा उसके रिगार्डिंग, वो भी। एंड कोई टैक्स इंपोज जो हुआ है किसी पर्सन के लिए, अगर वो उसके ऊपर कोई और अपील करना चाहता है, उसका अपील कैसे करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको कहां पर मिलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मिलता है। जब ये एक्ट लागू हुआ था तो इसमें केवल 298 सेक्शन था, यानी 298 सेक्शंस था और 14 शेड्यूल था, है ना, कंटेनिंग 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल। 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल लेके इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक्ट पास होने के बाद आपको पता है रूल वगैरह बनता है, सेक्शन वगैरह उसके बाद ही बनता है, पहले एक्ट पास होता है ना। एक्ट पास होने के बाद उसको लागू करने के लिए उसके अगेंस्ट पे रूल वगैरह, प्रोविजंस वगैरह, अपील्स वगैरह सब उसके बाद होता है। तो पहले एक्ट पास हुआ, उसके बाद ये रूल लागू हुआ। जब रूल लागू हुआ उसमें क्या लिखा गया, 298 इसमें सेक्शंस था और 14 उस टाइम शेड्यूल था। अब इसको बढ़ा के और ज्यादा हो चुका है। आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगा तो आपको लगेगा इतना सारा कुछ पढ़ना है, बट इतना सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये बहुत आसान है, बस आपको रूल लागू, जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो आपको पता है आपको किस साइड से चलना चाहिए, है कि नहीं। सेम एज इट इज कोई बंदे का जो इनकम है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स कंप्यूटेशन है उसका भी कुछ रूल बता दिया गया है, ठीक है ना। वही रूल के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसमें और कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, तो ये आपने देख लिया, शायद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बताया कि इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू हुआ था कब, 1 अप्रैल 1962 से, ठीक है। इसका सेक्शन जो है, यानी सेक्शन 1 जो है इनकम टैक्स का, सेक्शन 1 आपको यही बताया है। सेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि दिस एक्ट also known as Income Tax Act 1961। ये एक्ट जो है ये जाना जाएगा किस नाम से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से। सेकेंड ने क्या बोला, सेक्शन 1 के फर्स्ट, सेक्शन 1 के सेकेंड ने क्या बोला कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्सटेंडेड रहेगा किसमें, पूरा इंडिया में, पूरा इंडिया में लागू रहेगा। और तीसरे में बताया गया कि सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल केम इनटू फोर्स फ्रॉम, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। जो मैं आपको बता रहा था, एक्चुअली जो भी मैं बता रहा था वो मेरे हिसाब से नहीं, वो इनकम टैक्स के इस सेक्शन 1 के हिसाब से था। इनकम टैक्स में सेक्शन 1 ने यही बताया कि ये एक्ट को जाना जाएगा, यानी पहचाना जाएगा, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स 1961 के नाम से। ये होल ऑफ इंडिया में लागू रहेगा और सेम एज अदरवाइज, अगर कोई अदरवाइज नहीं है, ये माना जाएगा कि ये लागू हुआ है कब, 1 अप्रैल 1962 से। ये जो हमने बताया अभी, ये सारा हमें बताया गया किसके हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के हिसाब से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड मैंने आपको समझ पहले बता रहा हूं कि इनकम टैक्स में अंदर क्या होता है, एक बंदे का जो इनकम है उस इनकम के ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन या असेसमेंट किया जाता है। तो नॉर्मली जो होता है कि एक असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इनकम के ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाता है। इस टैक्स के कंप्यूटेशन के बाद अगर टैक्स पेयर को इसके ऊपर कुछ डाउट है, कोई कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो इसके लिए वो अपील कर सकता है किसके पास, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, अपील टू आईटी, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास। तो असेसिंग ऑफिसर टैक्स का कंप्यूटेशन किया सबसे पहले। उसके बाद अगर टैक्स पेयर, अगर कोई पीड़िता है, अगर उनको लगता है कि नहीं मेरा इतना टैक्स नहीं बनता या उनका कुछ डाउट है उस कंप्यूटेशन के अगेंस्ट में, तो वो अपील कर सकता है किसके पास, आईटीसी यानी इनकम टैक्स कमिश्नर के पास।
इनकम टैक्स कमिश्नर से अगर संतुष्टि नहीं हुआ तो उसके लिए फर्दर वो अप्लाई कर सकता है इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल के पास। इनकम टैक्स अपील इसको अपीलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास वो अप्लाई करते हैं। अगर इनके अभी भी कुछ डाउट, क्वेरी या क्वेश्चंस रह जाता है तो इसके बाद भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर आपको अपील करना पड़ता है कहां पर? हाई कोर्ट में, अपील टू हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में भी कोई डिसीजन नहीं हुआ या डिसीजन नहीं हो पाया या उसके बाद भी कुछ और रह जाता है तो इसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास भी आप इसके केस में अपील कर सकते हैं, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ये आपको समझ में आ गया? अपील लिखा हुआ है ये टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टैक्स सिस्टम चलता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ऊपर जबरदस्ती कोई टैक्स थोपा जाएगा या चार्ज किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब ये लागू भी हुआ था और जब इसमें कोई चेंजेस भी होता है तो भी सर्वसहमति से होता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका जो टैक्स असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किया गया है वो गलत है तो आप उसके केस में भी अपील कर सकते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर के पास। इनकम टैक्स कमिश्नर के पास अप्लाई किया तब भी आपका अपील का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं। अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास से भी अगर आपका अपील पूरा साल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप उस टाइम अपील करते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट से भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको अपील करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका चलता है ताकि आपका सही तरीके से सुचारू रूप से इसको लागू किया जा सके, किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई टैक्स थोपा ना जाए। बट हाँ, जिनका टैक्स बनता है उसको टैक्स तो जमा कराना ही चाहिए। क्यों? अगर आप टैक्स नहीं जमा कराएंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी सेफ्टी कहां से देंगे? गवर्नमेंट आपको जो सिक्योरिटी सेफ्टी देता है उसके लिए भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को जो पैसे की जरूरत है वो आपको कहां से मिलेगा? गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स के से। इसी कारण से यहाँ पर जैसे सही टैक्स पेयर के लिए सारा सुविधा अवेलेबल है वैसे ही टैक्स एविशन करने के वाले के लिए यहाँ पर पेनल्टी, चार्जेस, इवन जेल तक भी बंदोबस्त का रखा गया है। सारे रूल्स इसके अंदर उसके लिए अवेलेबल है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो आप जरूर से टैक्स दीजिए, टैक्स देके गवर्नमेंट को हेल्प कीजिए और गवर्नमेंट को नहीं, आप इनडायरेक्टली आप अपने आप को हेल्प कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है। तो इसी कारण से आपको टैक्स जरूर देना चाहिए। हाँ, इसमें टैक्स देने के लिए हमें फिर ये रूल क्यों पढ़ना पड़ता है, टैक्स के बारे में क्यों जानकारी लेना पड़ता है? हमें जानकारी इसलिए लेना पड़ता है, एक तो हम अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। अगर आप अकाउंट्स का काम करना चाहते हो तो आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है, किसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता है, किसके ऊपर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, टैक्स का टाइप कितना होता है, ये सब चीजें जानकारी होना चाहिए। इवन गवर्नमेंट हमें कुछ सुविधा भी देता है तो उन सुविधा के बारे में जानकारी करके आपको प्रॉपर टाइप का टैक्स का प्लानिंग करना भी आपके लिए जरूरत है। इसीलिए टैक्स प्लानिंग अगर आप चाहते हैं और उसी के हिसाब से टैक्स का बचत करना चाहते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स के बारे में पढ़ाई करना चाहिए। इसीलिए सभी के लिए इनकम टैक्स एक्ट बहुत जरूरी है, इनकम टैक्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है ताकि वो अपना टैक्स बचा भी पाए और सही प्रॉपर अमाउंट का टैक्स जो गवर्नमेंट को देना चाहिए वो उनको दे भी सके। अगर जानकारी नहीं होगा तो वो टैक्स भी नहीं दे पाएगा और जो टैक्स देगा वो सही है कि नहीं है इसके बारे में भी सही मन नहीं बना पाएंगे या सही राय नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इसको सुचारू रूप से आपका टैक्स सिस्टम को चले, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट को जानना आपके लिए भी जरूरी है और अकाउंटेंट के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं जानते तो आप आधे अधूरे अकाउंटेंट रह जाएंगे। क्यों? आपका जो बिजनेस का इनकम कंप्यूट होता है वो भी इनकम टैक्स के हिसाब से ही कंप्यूट होता है। आपने अपने हिसाब से पर्सनल खर्चे को खर्चा उनके दिखा दिए, चलिए अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से रूल फॉलो करके आपने बोले नहीं ये हमारा पर्सनल खर्चा तो इसको ड्राइंग दिखाना चाहिए। बट कुछ खर्चा ऐसा भी तो है जिसमें कुछ सुविधा आधा आप किसी एग्जम्प्टेड सुविधा के लिए ले रहे हैं, कुछ आधा सुविधा आप आपका टैक्सेबल सुविधा के लिए ले रहे हैं। तो कितना परसेंट आप सुविधा किसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना आपको छूट मिलेगा उस एक्सपेंस का, ये सब कौन बताएगा? ये सब आपको इनकम टैक्स बताएगा। इनकम टैक्स में हम जो इनकम कंप्यूट करते हैं वो 5 हेड्स की इनकम के ऊपर बेस करके होता है।
नॉर्मली यहाँ पर हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबी बिजनेस और प्रोफेशन, एंड आपका लास्ट आपका रह जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कोई भी इनकम ऐसा नहीं है जो इस 5 हेड से बाहर जाता है। इन पांचों हेड का टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। फिर उसमें से हमें डिडक्शन गवर्नमेंट देते हैं, जो डिडक्शन को लेने के बाद जो आपका रहता है इनकम, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हमारे टैक्स का कंपटीशन होता है। टैक्स कंपटीशन कैसे होता है आपको पता है, स्लैब रेट वगैरह सब कुछ आपको बता दिया जाएगा इसमें, वैसे आपको पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर उसी चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया आप देख लीजिए कि इनकम टैक्स क्या है। मैंने बोला इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो काम लागू हुआ था यानी केम इनटू फोर्स, यानी गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लागू किया गया था कब, 1 अप्रैल 1962 से। और इसमें 298 सेक्शन था एंड 14 शेड्यूल था जब ये लागू हुआ था। इसके सेक्शन के फर्स्ट सेक्शन के हिसाब से ही बताया गया है, यानी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1 के हिसाब से बताया गया कि इस एक्ट को जाना जाएगा क्या नाम से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से। ये होल ऑफ इंडिया में लागू रहेगा और कब से लागू रहेगा, 1 अप्रैल 1962 से। मैंने आपको क्या बोला था, इनकम टैक्स के ऊपर जो हमारा टैक्स का असेसमेंट होता है यानी कंप्यूटेशन होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। असेसिंग ऑफिसर के ऊपर द्वारा जो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन किया गया है आपका इनकम के ऊपर, उसके ऊपर अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, तो आप इसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अपील के लिए आपका डिफरेंट अथॉरिटी है जो आपका सही जवाब का सलूशन सही जगह पर आपको मिल सकता है, उसीलिए ये ट्राइब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी आपको बनाया गया है ताकि प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स का सुचारू रूप से चालू हो सके। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि इनकम टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इस डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करने के लिए, इसको लागू रखने के लिए इंडिया में सुचारू रूप से, इसके लिए एक बोर्ड भी गठित है जिसको हम बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वही जगह पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसके लिए हमारा सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को गठित किया गया है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें हमने इनकम टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक लेकर। अगर कुछ फिर भी डाउट रह गया तो डाउट सेशन में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।